बैठिए सब लोग जल्दी जल्दी। आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिए थे, जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस भी बता दिए थे। सब लोग जल्दी बैठो बाबू। गुड मॉर्निंग सब लोग को। बैठ गए सारे लोग। तब जी कौन सा टोपी पहना है तुम? तो क्या ये कौन टोपी पहन के आया है? सब हीरो आता है, सो एक से एक। आईसीएसई बोर्ड का है ये। चलिए समझ, ये कौन सा नक्शा लाए हैं आप? कौन कंपनी का खरीदे हैं? पतंजलि का? चलिए लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। पटना का अगर क्लास बंद रहेगा तो लाइव भी बंद रहेगा, क्योंकि आपका पटना का क्लास और लाइव क्लास आपस में सिंक है। एप्लीकेशन आप मोबाइल चलाते होंगे ना, तो उसमें सिंक ऑप्शन आता होगा, सिंक्रोनाइज या सिंक का, एक दूसरे से क्या हो जाता है, सिंक यानी मर्जर हो जाता है। स्टार्ट किया जाए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिए थे। जम्मू कश्मीर में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 370-35 से हटा दिया गया है। अब वहां कोई भी व्यक्ति आम नागरिक की तरह रह सकता है। ये बात अलग है कि आम जनजीवन पूरी तरह से सेटल होने में लगभग 8-10 साल लग जाएंगे, वो भी पूरी तरह से हो जाएगा। बोलिए सीज फायर, गोली चला देना। सीज मतलब होता है बंद करना, फायर मतलब होता है गोली। तो भारत और पाकिस्तान ने अपने पास एक समझौता कर रखा है सीज फायर को, मतलब हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे। और चाइना में तो हमने ना नो वेपन यूज एग्रीमेंट साइन कर लिया था 1995-96 में, कि हम लोग वहां बंदूक लेकर खड़े जरूर रहेंगे, उसमें गोली नहीं रहेगी, या फिर हम बंदूक लेके जाएंगे नहीं। इवन गलवान घाटी में जो बिहार रेजिमेंट वाले सैनिक जो थूर के आए हैं सर चाइनीजों को, वो हाथे से थूर के आया है सर। देखिए एक वीडियो जारी किया है कि कैसे पिटा रहा है सब वहां पे। ये बहुत जरूरी है उसको, चाइना को अपना वीडियो जारी करके चाइना खुद फंस गया है। एक बात बताइए कि कभी भी किसी के 2 सेकंड 3 सेकंड की वीडियो से सच्चाई पता नहीं चल सकती है, समझा है कि नहीं? खुद हमारे वीडियो में भी कई लोग ना 1 घंटा की वीडियो में 1 सेकंड निकाल के कॉमेडी बना दिया है सर। देखते हैं दुकान को चश्मा पहना देता है सर, ठग लाई। अरे वो कहां से लाता है सब। कुछ मतलब समझदार भी हैं, अब कुछ ऐसे हैं कि मन करता है गरिया दे उन सबको। एक ठो दिखाया है यूट्यूब पर, यही है खान सर की शादी हो गया, दिखा दिया है, हमरा पता नहीं है। कई गो रिश्तेदार हमको सीधे ही कहता है कि हमको ये नहीं पता था कि आप इतना बदल जाएंगे कि शादी में भी नहीं बुलाएंगे। तो छोटा छोटा काट के आप कभी किसी की सच्चाई नहीं बता सकते। तो चाइना ने वही दिखाया है जहां भारतीय सेना थोड़ा सा बढ़ चढ़कर थी वहां पर, और अपने लोगों को समझाया है। तो वहां हम लोग का यहाँ समझौता है कि हम लोग वेपन यूज नहीं करेंगे, और यहाँ समझौता है कि सीज फायर, कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर कोई चला दिया तो सीज फायर समझौता यानी गोली नहीं चलाने के समझौता का क्या किया गया, उल्लंघन कर दिया गया। तो पाकिस्तान की ओर से हर बार सीज फायर का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, और बार बार वहां पे पिटा उठा के चल जाता है। वहां पर खुद से भी सोचना चाहिए किसी को भी। मतलब हम ये बात पाकिस्तानियों और कश्मीरी दोनों को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का लोग ट्रेन में जब जाता है ना, तो 150 रुपए का चप्पल पकड़कर प्लेटफॉर्म पर सोता है। वो कश्मीर छोड़ देगा? अरे ये तो लॉजिक सोचो ना, 150 रुपया का चप्पल वो नहीं छोड़ता है ट्रेन में, कश्मीर छोड़ देगा यार। हद है यहाँ। एक लड़का अगर गया ट्रेन में ना, तो ऊपर वाली सीट पे बैठेगा ना, तो जूता उतार के पंखा पे रख के अब फीता से उसको 4 बार बांधेगा। सुनो, जब नींद खुलेगा सबसे पहले जूते पे देखेगा है कि ना, कितना का जूता, 600-700 का जूता। जो आदमी 150 का चप्पल नहीं छोड़ता है, तरबूजा आदमी यहाँ खाता है ना, तो खखोर के ओके निकाल के खा, तनिको सा लाल वाला हिस्सा नहीं जाना चाहिए उसमें। और हम लोगों से अगर कोई ये उम्मीद करेगी कश्मीर छोड़ देंगे, यार पागल है तब वो। हम लोग की नीति देखते, हम लोग के यहाँ अगर साबुन घिस जाता है ना, तो उसको 2 बार मोड़ के और मोट करके सटाते हैं।
लगाते में कबो कबो गायब हो जाता है, कहाँ गया वो, यहां से निकल। उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो उसको दीवार पे साट के हाथ मांजता है। वैसे लोगों से अगर कोई उम्मीद करे कि कश्मीर छोड़ देंगे, इम्पॉसिबल। पॉसिबल है नहीं। पंखा चला दे, आवाज को देखो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। कश्मीर का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। कश्मीर में कितने पहाड़ थे? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सही है। ये तो हो गया था। ये तीनों किस हिमालय के हिस्सा थे? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ओ पार। ट्रांस का मतलब हिल जाना, उस पार का हिस्सा। चलिए आगे देखिए, ये पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल को कभी कभी हम लोग ट्रांस में नहीं रखते हैं, ये मुख्य हिमालय का हिस्सा में आ जाता है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। इसके नीचे से जो चालू होता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है धौलाधार। क्या नाम है? धौलाधार। तो ये तो भैया हो गया हिमाचल प्रदेश की, ये बाउंड्री हो गई है, और इसमें ये पर्वत नीचे वाला धौलाधार। तो हिमाचल प्रदेश, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किन 2 पहाड़ों के घाटी में स्थित है? पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार। हिमाचल प्रदेश के इस बीचों बीच में आप देखेंगे अपने नक्शा में मिलेगा आपको कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच में नक्शा में मिलेगा कुल्लू। कितने लोग के पास अभी एटलस नहीं है? खोलो बबुआ जल्दी एटलस। ये दुनिया में चला गया वो, देखो पेज नंबर 45 पे टहल रहा है। 11 नंबर पेज, और आगे जाओ। हाँ वहां पे कितने लोग का फर्स्ट क्लास है आज? फर्स्ट क्लास का लिए ये सबका? ए काला जामुन, समझ में नहीं आ रहा आपको? कौन सा क्लास है आज? शुरू से आए हैं तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हाँ कुल्लू कहाँ है उसमें? ठीक है, तो इतना सुस्त का लिए है? चरफर रहो एकदम, चक्कर पकड़। वही लड़का नक्शा अच्छा से समझेगा जो बहुत चक्कर पकड़ करता है, क्योंकि बार बार उसको कभी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ऐसे वो का सबके बस का नहीं है। चरफर रहो एकदम। लाइव वाले सब लोग को मिल गया? अरे बेवकूफ, ये कौन है? मंजू कुमारी सर, उल्लू मिल गया। कुल्लू है भाई। उल्लू मिल गया उसको, उल्लू मिलेगा तुमको। चलो कुल्लू मिला उसको, उल्लू हो रहा है। ये कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू के पास ऊपर देखेंगे मनाली, कुल्लू के ऊपर मनाली। ए बकलोलवा गोल टोपी। हिमाचल प्रदेश का नक्शा खोलो, भारत का खोल के बैठले है। हाँ इधर है कुल्लू, यहाँ पे पूरा दुनिया का खोल लो। इधर देखो, कुल्लू के ऊपर मनाली, कुल्लू के ऊपर मनाली। मिल गया। कुल्लू मनाली किस लिए जगह है? घूमने वाला फेमस जगह है। आप लोग का जब शादी ब्याह हो जाए तो कुल्लू मनाली जाइएगा घूमने पे। वो बेरोजगारों के घूमने की जगह नहीं है। आप लोग स्टेशन पे घूमिए। कुल्लू मनाली जगह मिल गया। आगे बढ़े। मनाली से आप पश्चिम दिशा में आएंगे तो धर्मशाला। मनाली के पश्चिम दिशा में धर्मशाला। मनाली के पश्चिम दिशा में हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का मैच जब भी होता है तो कहाँ होता है? धर्मशाला में अक्सर मैच होता है। धर्मशाला किस लिए? ध्यान से समझिए। ये देश कौन सा था पहले? तिब्बत। 1959 में किसने कब्जा कर लिया? चाइना। तिब्बत के लोग भागकर कहाँ आए? भारत में। वो लोग भारत में शरण लिए तो कहाँ पर? लद्दाख वाले एरिया में, इसलिए इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं। और इनके धर्म गुरु दलाई लामा आज भी कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में।
दलाई लामा कहाँ रहते हैं? धर्मशाला। तो तिब्बतीय धर्म गुरु का निवास स्थल कहाँ है? धर्मशाला। कौन सा जगह है? ये धर्मशाला देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत बाद में वर्षा होती है, क्योंकि बहुत ऊपर वाला एरिया है तो वर्षा बहुत बाद में होती है। वापस आ जाइए आप मनाली पर, उसके नीचे आएंगे कुल्लू पर। कुल्लू, मेरी ओर ध्यान से सब लोग देखेंगे, मेरी ओर ध्यान से। कुल्लू ये जगह है, कुल्लू के पूरब दिशा में आपको एक जगह मिलेगा, सबसे लास्ट वाला एरिया, वो लास्ट जिला है भारत का। आप बताएंगे नाम क्या है? जिला, जिला देखिए, जिला लाइए आपको एक आदमी नक्शा दे दीजिए, हम जिला रिकोंग पियो लिखा है। देखिए एकदम इस साइड में देखेंगे, मेरी ओर ध्यान से देखिए, आपके मेरी ओर ध्यान से, आप अगर नक्शा में देखिए, जैसे आपके किसी भी राज्य का, सब लोग देखिए कल्पा से पहले रिकोंग पियो लिखा है ना, तो वहां पर डॉटेड डॉटेड करके एक डायरेक्शन, एक एरिया घेरा होगा जो जिला को घेर रहा है। देखिए डॉटेड डॉटेड करके लग रहा है कि कुछ एरिया जिला 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 घेर रहा है। रिकोंग पियो मिला, कल्पा से पहले ऊपर देखिए ना, रिकोंग पियो मिल गया, रिकोंग पियो। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रिकोंग पियो। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि चीन सीमा से लगने वाला जगह कौन सा है, तो भारत के अन्य जगह इसे हमको दिया था, उसमें एक कौन सा जगह था? रिकोंग पियो। रिकोंग पियो की सीमा किस देश से लगती है? चीन से। रिकोंग पियो की सीमा किस देश से लगती है? चीन से। धर्मशाला आपको मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिकोंग पियो भी मिल गया, कुल्लू, मनाली। ये नक्शा किसका है? हा? इसमें आप पेंसिल से अंडरलाइन नहीं कीजिए, सुग्गा कलर का हाइलाइटर लेना है, सुग्गा कलर का, पेंसिल से नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अरे सुग्गा कलर यही होता है। ये भी पूरा क्लासरूम का आगे का एरिया किस कलर का? सुग्गा कलर का। इसी कलर का लेके रखना। तो ये आपका कौन सा जगह हो गया? रिकोंग पियो। आप आएंगे कुल्लू के एकदम नीचे शिमला, कुल्लू के एकदम नीचे शिमला मिल गया, शिमला एकदम नीचे होगा, शिमला एकदम नीचे, शिमला, शिमला मिल गया। आप बताएंगे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेवकूफ, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। कौवा उड़ खेलने नहीं बनाया, सब कटक में है। कोनो जगह दिखा के कहेंगे ये देखो लखनऊ है, कहेंगे हम लोग का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ। दिमाग नहीं लगाएगा, जो जगह दिखा दिए ये कहाँ है? मार। शिमला मिर्च यहाँ का फेमस है, बड़का बड़का होता है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। किसी को शिमला तक में दिक्कत नहीं है? मिल गया शिमला। शिमला के पास आपको एक जगह मिलेगा, आप देखेंगे वहां पर इत्र के लिए फेमस जगह है। वो कौन सा? वहां पे मशरूम भी होता है, सोलन जगह होगा। मिला, सोलन मिल गया। मशरूम वगैरह के लिए फेमस जगह कौन है? सोलन मिला। वहां पे शिमला के पास सोलन। कितने लोगों को शिमला के पास सोलन मिल गया? मिल गया ना? लाइव वाले सब लोग देखिए, शिमला के पास ही क्या मिलेगा? सोलन। सोलन मशरूम के लिए फेमस जगह सोलन। दवाइयां वगैरह भी सोलन में बनती हैं। समझ में आ गया? सोलन जगह मिल गया। वापस आएंगे शिमला, वापस आएंगे शिमला, मिल गया शिमला। सब लोग को शिमला मिल गया। शिमला के पहला अक्षर स के पास एक जगह मिलेगा कालका। शिमला के पहला अक्षर स के पास जगह मिलेगा कालका। मिला? नहीं मिला? नीचे होगा उसके, सोलन के नीचे। सोलन के नीचे कौन सा जगह मिल गया? सोलन के नीचे कालका। सोलन चले गए? सोलन के नीचे कौन सा जगह? कालका। कौन सा जगह है? कालका। कौन सा जगह है? कालका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, सोलन के पास क्या मिल गया? कालका सबको मिल गया। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को। ये रेल मार्ग जो है बेसिकली किसी को ढोने के लिए नहीं बनाया गया है, टूरिस्ट के लिए बनाया गया। कालका शिमला रेल मार्ग जंगल, झरना, पहाड़ों के बीच से गुजरती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम मतलब प्रकृति में आपको जंगल में छोड़ दिया गया। देखिए वो इसी जंगल का कौन आया उधर, कौन बोल रहा था? वाह वाह, सब एक से एक आता है। सुनो, भैंस छोड़ के सीधे क्लास में चला था। उसको घर वाला बताया है, वीडियो देखा होगा घर वाला, खान सर ऐसे पढ़ाते हैं। और खान सर को देखा कि खान सर तो बहुत अच्छा समझा देते हैं। तो वो देखा कि वो हमारा ये तो एकदम भैंसे है,
इसको खाने से ठीक कर सकते हैं। भेज दिया क्लास में। कौन था? तो कालका शिमला रेल मार्ग बेसिकली किस लिए फेमस है? टूरिस्ट के लिए। आप जाएंगे कालका शिमला रेल मार्ग से, कभी जाइएगा, बड़ा सुंदर लगेगा। हम तो कभी गए नहीं हैं, टीवी वगैरह में देखे हैं। तो आपको चारों ओर से दिखने को मिलेगा, इधर शेर, बाघ, हाथी, मतलब एकदम जंगल के बीच से निकलेगा और आप ट्रेन में चुपचाप रहेंगे, आपको एकदम प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलेगा। बड़ी ट्रेन नहीं जाती है, चिड़ियाघर में नैरो गेज वाली छोटकी ट्रेन में रहती है ना, वो दुक 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 करके जाती है। पहाड़ के बीच से कहीं सुरंग आएगा, कहीं दो पहाड़ों के बीच से ब्रिज पे लेके जाएगा, नीचे देखेंगे तो इतना बेहतरीन ढंग से दिखेगा। ये कालका शिमला, पहले ये तो समझिए, फिर हम आप इसको दिखा देंगे कालका शिमला को भी, इस पे पैनल पे दिखा देंगे आपको। तो ये बहुत ही मनोहर दृश्य के लिए फेमस है, यूनेस्को में शामिल है। जो जगह यूनेस्को में शामिल हो जाता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसे बचा के रखना संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी हो जाती है। वहां आप पर्यावरण को नुकसान वाला कोई काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री कल कारखाने नहीं डाल सकते। और अगर कोई देश युद्ध के दौरान यूनेस्को में शामिल किसी जगह के ऊपर बम्बार्डमेंट कर देता है तो बाकी सब देश मिलकर उसको पकड़ के चूर देंगे। तो अगर पाकिस्तान वाला गलती से भी कालका शिमला रेल मार्ग पे मार दिया, थूर देगा सब इसको। और वहां पे कोई ठीक नहीं है, वहां पे एक से लुंगी पहन के ब्रिगेडियर, चचा ब्रिगेडियर, चचा पागल है सब। तो ये तो समझ में है कि अब क्वेश्चन आएगा आपका, रिकांगपियो किस राज्य में है? सोलन किस राज्य में है? कालका किस राज्य में? हरियाणा में। देखो देखो कालका कहाँ है? हरियाणा में। नक्शा में सब लोग ध्यान देखो, हरियाणा में। कालका कहाँ है? मेरी और ध्यान से समझो, इधर सब लोग लाइव वाले सामने देखिए, लाइव वाले। अरे बाबू हम कह रहे हैं हरियाणा में है, मतलब है, दिमाग क्या लगा रहे हैं लोग। हम देखो, मेरी और ध्यान से समझिए, सामने देखिए बाबू, यहाँ क्या लिखा है? लखनऊ। नक्शा में जब आप एक बड़े एरिया को नाम लिखते हैं ना, वो जितना में उसका नाम लिखते हैं उतना में 2-3 जिला अट जाता है। इसलिए नक्शा बनाने वाले विभाग, जिसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं, नक्शा का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी में एक सबसे बड़ी समस्या आ गई कि यदि हम कहीं लिखते हैं कालका, या मान के कालका, कालका लिख देते हैं, तो भाई साहब कालका इतना लिखेंगे तो इतना में तो बहुत जगह आ जाएगा ना। तो हम समझेंगे कहां कि एक्यूरेट पोजीशन कालका का कहां पर है। उसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये लिखावट सीधी रहनी चाहिए, जबकि भारत का यहां से नक्शा देखिएगा ना, इसे तिरछा है। हमको लिखावट कैसे रखना है? सीधा। तो इसके लिए कार्टोग्राफी में नियम बनाया गया कि सबसे पहले किसी भी शहर का क्या डालना है? एक डॉट डाल देना है, डॉट। ये डॉट ही क्या कहलाता है? शहर का जगह, लोकेशन बताता है। तो जो कालका लिखा है या शिमला लिखा है, तो लिखावट पे नहीं जाना है आपको, उसके ऊपर का क्या पढ़ना है? डॉट। अब ये डॉट 3 तरह के, अगर देश की राजधानी रहेगी तो चौड़ा में, देखिए ऐसे चौड़ा में। राज्य की राजधानी रहेगी तो गोल में। और अगर मान के चलिए कि जिला मुख्यालय है तो अलग। हमको ये पता कैसे चलेगा? हर नक्शा का अलग अलग होता है, तो इसलिए नक्शा में इंडेक्स दिया जाता है। समझने के लिए आपको क्या दे दिया जाता है? पहले एक वो लगा देता है, कहाँ गया भैया? आप पेज नंबर 7 पे आएंगे इस नक्शा पे। ये वाला नक्शा अगर आपके पास है तो पेज नंबर 7 में फाइल का है, तो देखेंगे आप उसके नीचे एक तो इसे सारणी बनाया होगा, वहां हर डॉट का मतलब बताया है। अन्य शहर है, पीला रंग का डॉट है तो जिला मुख्यालय है, ऑरेंज कलर का है तो राजधानी है। इस तरह से कहीं डॉट बना दिया है कोना में, देखा? ये वाला नक्शा देखो भाई लोग, लाइव वाले लोग सब लोग सामने हैं। ये लाइव में जितने लड़के हैं देखो भैया सामने ये नक्शा, समझ में गया? तो उसमें यहाँ पर आपको पेज नंबर 7 पर नीचे सब समझा दिए कि किस चीज का डॉट का मतलब क्या है। जब भी समझ में नहीं आएगा यहीं आके देख लेंगे लोग किस डॉट का क्या चीज मतलब है। तो आप अब देखिए शिमला पे, वो कालका पे, कि कालका का जो डॉट है वो कहां पर है? कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है?
हरियाणा में। और हरियाणा के वहां सबसे पास का जगह कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला के पास आपको कौन सा जगह मिलेगा? कालका। तो अभी हमें हरियाणा में जाना नहीं है, हमें कहां रहना है? हिमाचल प्रदेश। कहां पे? हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश की ये फेमस जगह आपको यहाँ पर मिल गए सब। लेकिन अब आपको किस नक्शा में जाके देखना है? फिजिकल नक्शा। किसी भी नक्शा के इस साइड में कौन सा नक्शा होता है? फिजिकल। तो आपको फिजिकल नक्शा में आके कौन सा पहाड़ ढूंढना है, ये बोलिए। हाँ, धौलाधार पर्वत। तो जहां धौलाधार पर्वत है उसके पास क्या लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे। वहां पे धौलाधार पर्वत पर लगा दिए, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, हाइलाइटर चला देंगे। कौन सा पहाड़? धौलाधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? धौलाधार। मिल गया पहाड़। बताइए, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है? हाँ, सेब के उत्पादन के लिए। किस चीज के उत्पादन के लिए? सेब के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेब के उत्पादन के लिए कौन सी जगह है भैया? कुल्लू। एक पाकिस्तान में भी जगह है जिसका नाम है स्वात घाटी। क्या नाम है? वो भी किस लिए है? सेब के। स्वात घाटी किस लिए है? सेब के लिए। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं पंजाब वाले एरिया में, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में देखिए मेरी ओर। हिमाचल प्रदेश के पास से यहाँ से एक चीन से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। इस सतलज नदी पे बांध बनाया गया है, दो बांध। एक का नाम है भाखड़ा और एक का नाम है नांगल। कितने बांध है? दो। अरे भैया, इस पे कई ठो बांध है लेकिन दो फेमस है। एक का नाम है भाखड़ा, दूसरा का नाम है नांगल, जिसे आप दोनों लोग एक्के में मिला के पढ़ देते हैं, भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। ये पंजाब में आ जाता है, भाखड़ा यहाँ हिमाचल प्रदेश के पास आ जाता है। तो जब कभी भी आप बांध बनाइएगा तो उसके पानी को पीछे रोकना पड़ेगा, और वो जब आप रोकेंगे तो वो जल को रहने के लिए एक आश्रय देंगे, पानी को रिजर्व करेंगे। तो बांध के पीछे ऑटोमेटिक एक जलाशय बन जाता है जिसे इंग्लिश में रिजर्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्वायर। जो एक नेचुरल झील होगा या आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल कृत्रिम झील होगा। तो दुनिया के किसी भी बांध के पीछे जो जलाशय होता है, रिजर्वायर होता है, वो हो जाता है आपका एक आर्टिफिशियल झील बन जाता है जो एक बहुत बड़े पानी को रोक देता है। और पानी को रोक कर क्या जनरेट करता है? प्रेशर। और उसको एक छोटे से पाइप से गुजारा जाता है जिसमें डायनेमो लगा होता है और बिजली बन जाती है। डायनेमो डायनेमो क्या चीज होता है? एक ऐसा यंत्र होता है, दो चुंबकों के बीच घूमने वाला यंत्र होता है डायनेमो। अगर आप उसको क्या करिएगा? नचाइएगा, तो उससे क्या बन जाता है? बिजली बन जाता है। तो हमको मेहनत क्या है? नचाना है। जनरेटर में भी क्या होता है? डायनेमो होता है, नचता है, क्या बन जाता है? बिजली। दिक्कत ये है कि जनरेटर से जो बिजली बनता है उसको हम लोग को डीजल जला के बिजली बनाना पड़ता है। तो बिजली चाहिए, डीजल भी चाहिए। तो एगो को फूंक के एगो बना दिए, कौन होशियारी किए? तो हमको कोई ऐसा चीज मिल जाए जो फ्री में नचा दे उसको। तो उसके लिए पवन चक्की, कोई मेहनत नहीं है, लगा के चल जाइए जो मेहनत लगाने में। और नदी पे बांध बना के, नदी पर बांध बना के, जैसे ये डायनेमो है बाबू, देखो ये डायनेमो है।
यहां पर देखिए एक चुंबक दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर का चुंबक, ये चुंबक नहीं है, ये रेड कलर का चुंबक दिख रहा है। एक तो ये कौन कलर है, ब्लू कलर का। लाइव वाले सारे तो लोग को दो कलर दिख रहा है, इसके अंदर चुंबक है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, चुंबक। एक्चुअली ये चुंबक ही है, और इसके बीच में ना देखिएगा एक और चुंबक है, यहाँ पे देखिए बीच में एक और चुंबक है, एक बीच में चुंबक है, तो दोनों साइड चुंबक हो गया। हर चुंबक का एक फ्लक्स होता है, क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब होता है कि उसका एरिया। हर कुत्ते का भी एक फ्लक्स होता है, हर कुत्ते का एक फ्लक्स होता है। अगर उस फ्लक्स में दूसरा कुत्ता जाएगा, मार होना फिक्स है। तो हर चुंबक का एक फ्लक्स होता है, और उस फ्लक्स में अगर दूसरा चुंबक जाएगा तो मार होना फिक्स है। इसी मार को हम कहते हैं बिजली बन गया। क्या कहते हैं, बिजली बन गया। हर कुत्ते का फ्लक्स होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही हर चुंबक का फ्लक्स होता है। तो ये इस चुंबक का यहाँ पे फ्लक्स होगा, इसका यहां तक फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स शांति से है। अगर इसमें कोई दूसरा फ्लक्स घूमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, बिजली। तो हमने यहाँ दो चुंबक लगा दिया, मतलब क्या बन गया, फ्लक्स। बीच में एक और चुंबक है, अभी शांति से अगर हम इसको नचाएंगे तो क्या बन जाएगा, बिजली। चुंबक बना रहा है। यहाँ देखिए ये क्या चीज है, दो बल्ब है। अरे तो नचिए नहीं रहा जी, लॉकडाउन में इसको क्या हो गया है। अरे ये नहीं ना नच रहा है, ये नाच काम ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा जाम हो गया लॉकडाउन में, देखिए अब नाची, ये चेन इस पे फिसल जा रहा है। जब इसको नचाएंगे ना हम लोग इस पे, तो इसमें क्या बनने लगता है, बिजली। देखो ये फिसल रहा है, इसको ध्यान से देखो कहाँ नच रहा है। ये सब चेक करके रखा करो, थमा देते हो हमको। तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा अजीब टाइप का है, लड़का वाला बुद्धि है नहीं इसमें। चेक करके पहले रखो। यार डायनेमो दिखाए, डायनेमो चलवे नहीं किया। वो छोटा साइज का क्या है डायनेमो, वो फिसल, लॉकडाउन में रखने से ना उसका रबड़ क्या हो रहा है, थोड़ा ढीला होकर फिसल रहा हो, तो बस वैसी बिजली बनती है। तो यहाँ पर कौन बांध है भैया, भाखड़ा नांगल एक ही है कि अलग अलग बांध है, अलग अलग। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसका नाम आप पढ़ के बताइए, गोविंद सागर। देखिए हिमाचल प्रदेश में जलाशय मिला, देखिए ध्यान से, शिमला के आगे होगा, मिल गया बड़ा सा झील। अब झील है तो ब्लू कलर का तो पानी दिखेगा ही आपको। मेरी और ध्यान देखिए, पंजाब से सट के होगा, किससे सट के होगा, पंजाब से, पंजाब से सट के होगा है। ये पकड़ लो, फिजिकल में क्या खोज रहा है, पॉलिटिकल में देख लो, नहीं मिला। लाइन में जिनको मिल गया बताइए, गोविंद सागर मिल गया, मिल गया सबको। क्वेश्चन आएगा, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ है। भैया देखो यहाँ है गोविंद सागर, जबकि यूपी के रेणुकूट के पास है गोविंद बल्लभ पंत। याद रखियो, यूपी के वो गोविंद बल्लभ पंत थे, बहुत भाषा आयोग के वो उन्हें क्या बनाया गया था, अध्यक्ष वगैरह। तो यहाँ पर कैसे याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह मेनली कहाँ के, पंजाब। यहाँ पे तो उनका गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु पटना में जन्म लिए थे, बेसिकली सिख धर्म के थे। तो सिख धर्म के सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं, पंजाब। तो उन्हीं से मिलता जुलता नाम कौन है, गोविंद सागर। लेकिन कहेगा गोविंद बल्लभ पंत तो यूपी में है, वो भी है, वो रेणुकूट बांध पर है, वहां पर है रिहंद बांध। तो किस पे है, रिहंद बांध पे। और ये भाखड़ा नंगल पे। कौन सा झील है भैया, गोविंद सागर। याद रहेगा आपको जगह। वहीं पे जगह मिलेगा आपको बिलासपुर, मिल गया बिलासपुर। वो बिलासपुर फेमस नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर रेलवे के लिए थोड़ा सा फेमस है। ये एक शहर, एक ही नाम के कई शहर वहां पे मिल सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। बगल वाला जगह में आते हैं पंजाब। ये वाला राज्य कौन सा भैया, पंजाब। बहुत ही अच्छा, मतलब खेती के लिए जगह कौन सा है भैया, पंजाब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है पंजाब में। पंज का मतलब होता है पांच, आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है, पानी। फारसी भाषा में आब मतलब नदी, आब मतलब क्या होता है, नदी। आप नहीं सुने जी, आबे जमजम सुने। आब मतलब होता है नदी, आब मतलब क्या होता है, नदी। तो पंजाब से पहले कितनी नदियां जाती थी, 5। अभी कितनी जाती हैं, अभी भी उतनी जाती हैं। नदियां सूखी नहीं है, बस अब भारत का विभाजन हो गया तो आधा पंजाब इधर रह गया, आधा पंजाब उधर रह गया। तो नदी अभी भी उतनी जाती है। कितनी नदियां जाती थी पहले, 5। कौन कौन सी,
झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, आपको जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा, झेलना होगा। अगर आपने एक बार भी चरस नाम का विष ले लिया तब। चरस जानते हैं, ड्रग्स टाइप का होता है। ड्रग्स नहीं समझते हैं? अपने अर्नब गोस्वामी तो बहुत बड़ा बवाल किया था ना इस पे, रिया चक्रवर्ती इसी में ना फंसी थी चरस वाले में। तो देखिए, झेलना पड़ेगा आपको, कब, जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा अगर आप चरस नाम का विष ले लेते हैं तब। एक ट्रिक याद रखिएगा, झेलना से क्या हो जाएगा, झेलम। च से चिनाब, र से रव, स से ब से ब्यास, हो गया, पांचों नदी याद हो गया। तो इन्हीं पांच को मिला के क्या बनता था, पंजाब। हाँ, पंजाब। मुझे ड्रग दो एप्लीकेशन वाला बोल रहा है मुझे ड्रग दो। वही हीरोइन, कोकेन। अरे हेरोइन का स्पेलिंग वो नहीं होगा, तुमने हीरोइन लिख दिया है, हेरोइन अलग होता है। तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, चरस नाम का। तो बताइए पंजाब में कितनी नदियां, कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 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 किसी को कोई दिक्कत नहीं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कितनी नदियां, 5। लेकिन वर्तमान में देखिएगा, झेलम ये कश्मीर से निकल जाती है, झेलम और चिनाब कहां से निकल जाती है, कश्मीर। और रावी और सतलज, ब्यास कहां से निकलती है, पंजाब से। लेकिन जो भूगोल बना था जब, उस वक्त भारत पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं हुआ था। तो उस समय तक ये पूरा पाकिस्तान का पंजाब होता था, पंजाब। तो उस समय तो ठीक ही नाम था, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। लेकिन जब विभाजन हो गया तो जितना ये पाकिस्तान वाला चला गया, तब हमारे पास कितना बच गया, 3। भूगोल एक बार में चेंज नहीं होता है। बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी रहेगी। अब आप बंगाल का नाम बदल कर उसका नाम न्यूयॉर्क रख दीजिएगा तो न्यूयॉर्क की खाड़ी नहीं होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा, बंगाल। फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी, वो अलग बात है कि फारस का नाम बदल के ईरान रख दिया गया है, तो अभी भी खाड़ी फारस की ही खाड़ी कहलाती है। भूगोल चेंज नहीं होता है, भूगोल जल्दी चेंज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ जाए तो पंजाब से वर्तमान में कितनी नदियां, वर्तमान पंजाब से, ऐसे पंजाब का मतलब क्या होता है, 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पंजाब। नदी 5 नदी है तो पंजाब, पंज मतलब 5, 2 नदी रहेगी तो 2 आग, 5 तो पंजाब, 2 रहेगी तो 2। तो जब भी 2 नदियों के बीच कोई जमीन जाती है, जैसे गंगा नदी से नीचे जाती है यमुना नदी, यमुना, गंगा और यमुना, ये एक आब हो गई गंगा, एक आब हो गई यमुना, तो बीच के एरिया क्या कहलाएगा, दोआब। क्या कहलाएगा, दोआब कहलाता है। दोआब का क्षेत्र बताइए, मतलब खेती के लिए अच्छा होगा या नहीं, बहुत अच्छा होगा। रीजन क्या है कि जब भी कोई बड़ी नदी आती है ना, तो उसकी 2-4 गो रिश्तेदार नदी रहती है, जिन रिश्तेदार को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। आप आदमी अगर कहीं रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिश्तेदार ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, जैकमा तो चाइनीज लग रहा है तो लोग कौन सी देखती है उसको चलिए ध्यान दीजिए। तो दोआब किस लिए फेमस होता है, खेती के लिए। दोआब किसके लिए होता है खेती के लिए। वो खुश हो गया। दोआब खेती के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ये जहां जहां जिस तरह 2 पहाड़ों के बीच का एरिया घाटी का लाया था, 2 पहाड़ों के बीच का एरिया घाटी, उस तरह 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। जितना ज्यादा पहाड़ रहेगा उतने ज्यादा घाटी बनेगी, और सबसे ज्यादा घाटी देखने को मिला कश्मीर में। जितने ज्यादा नदियां रहेंगी उतने ज्यादा दोआब मिलेगा। सबसे ज्यादा दोआब कहां देखने को मिलेगा, पंजाब में। कहां देखने को मिलेगा, पंजाब में। अब इस पंजाब में सबसे ऊपर जो नदी जाती है ये है झेलम नदी। देखिए ये कौन सी नदी है, झेलम। ये है चिनाब, ये है आपकी रावी, सतलज, ये यहाँ। तो ये पंजाब का क्या एरिया है, ये सब किसमें है, सब दोआब पर स्थित है। पंजाब किसमें है, दोआब पर। अब हम दोआब आपको बताएंगे अभी आगे चल के। आप अपना नक्शा देखिए, पंजाब, पंजाब का नक्शा देखिए, पंजाब का नक्शा देख लिया।
कहाँ है जी पंजाब? हाँ, पंजाब में यहां देखिए तो ये सबसे ऊपर वाली नदी कौन सी हो जाएगी? झेलम। उसके नीचे चिनाब। क्या ये पंजाब से जाएगी? उसके बाद रावी। कौन सी नदी? रावी। उसके बाद रावी के बाद सतलज। ब्यास बीच में रहती है। ब्यास याद रखिए कहां पे है? बीच में। कौन सी नदी? ब्यास। सीक्वेंस हमने जो बताया है उस सीक्वेंस में केवल एक ब्यास गड़बड़ हो जाएगा, बाकी झेलना पड़ेगा। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। बस ब्यास को कहां डाल देना है? बीच में। ब्यास को कहां डाल देना है? बीच में। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। क्या ये दोआब कहलाएगा? दोआब नहीं कहलाएगा। क्या ये दोआब कहलाएगा? हाँ, क्या ये एरिया दोआब कहलाएगा? कहलाएगा। अलग बात है कि कश्मीर और पाकिस्तान में घुस जाएगा। देखिए ना, ये रावी नदी है। ये कौन सी नदी है? रावी। ये सतलज, ये ब्यास, ये चिनाब नदी है ना, ये झेलम नदी है। तो ये भी तो दोआब कहलाएगा ही कहलाएगा। ये भी दोआब कहलाएगा ही कहलाएगा। अलग बात है कि ये कश्मीर पाकिस्तान में चले जाएंगे, सब पंजाब में नहीं आएगा। हमको मतलब है दोआब से, तो दोआब कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये भी दोआब, ये भी दोआब, ये दोआब, ये दोआब। दोआब उपजाऊ होते हैं कि नहीं होते? तो इसको कहा गया ब्यास और सतलज के बीच का दोआब था। ब्यास और किसका था? सतलज का। ब्यास और किसका था? सतलज का। इसलिए इसे कहा गया बिस्त दोआब। क्या कहा गया? बिस्त दोआब। शॉर्टकट समझिए, बी मतलब होता है ब्यास, एक ट्रिक के तौर पे, और सतलज का सतह। तो बिस्त किसका नाम रखा गया? कि वह दोआब जो ब्यास और सतलज के बीच में बढ़ता है उसे कहते हैं बिस्त दोआब। उसी तरह से जो ब्यास और रावी के बीच में पड़ता है उसे कहते हैं बारी दोआब। तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए तो। खोलना यार। ये कौन सा हो जाएगा? बिस्त। कौन सा दोआब? बिस्त। ये वाला कौन दोआब है? बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। तो बारी दोआब इसके बीच में हो। इस ये बारी, बारी किसके किसके बीच में? रावी और ब्यास। बिस्त ब्यास और सतलज के निर्माण। इसका नाम कुछ बताइए। इसका भी दोआब का, ये भी तो दोआब है। इसका नाम है रचना दोआब। रावी और चिनाब। रचना से रावी और चिनाब। कौन सा हो जाएगा? रावी और चिनाब। रावी और चिनाब। कौन सा दोआब? रावी और चिनाब। कौन सा दोआब है? रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना। पंजाब में आएगा रचना दोआब। पंजाब में बेसिकली कौन आएगा? बारी। उसके बाद बिस्त। बारी, बिस्त। बारी दोआब, बिस्त दोआब। बारी और बिस्त। बारी दोआब और बिस्त दोआब। पंजाब के ऊपरी भाग में कौन सा दोआब देखने को मिलेगा? रचना पंजाब में आएगा ही नहीं, हिल जाएगा ऊपर। पंजाब के ऊपरी भाग में बारी, निचले में एकदम नीचे में नहीं होगा। बारी, बिस्त, और सबसे नीचे में मालवा का मैदान है। कौन सा? मालवा का मैदान। यानी अगर हम फिजिकल नक्शा में पंजाब को देखें तो हमें ये तीन चीज देखने को मिलेगा, बारी, बिस्त और मालवा का मैदान। अब आप अपने पंजाब के फिजिकल नक्शा में देखिए। पंजाब के फिजिकल नक्शा में देखिए, सुग्गा कलर के हाइलाइटर से उस पर हाइलाइटर लगाइए। बारी दोआब, बिस्त दोआब, मालवा का मैदान मिल गया फिजिकल नक्शा में। सबसे पहले मेरी और ध्यान से देखिए लोग, पॉलिटिकल नक्शा में आपको आइडिया लगना चाहिए कि पंजाब है कहां। वो निचले भाग में है, पाकिस्तान से सट के। निचले भाग में है, पाकिस्तान से सट के, एकदम पाकिस्तान से सट के। बारी दोआब मिल गया। रचना बिस्त दोआब, उसके नीचे मालवा का मैदान नहीं मिला। मालवा का मैदान, हाँ क्वेश्चन बता देंगे लोग। मालवा का पठार किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य। देखो भैया ध्यान से, ये मालवा का मैदान है और हमने आपसे पूछा मालवा का पठार। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर एरिया पे आ जाता है, कुछ भाग राजस्थान में जाता है। तो थोड़ा सा आंख नाक कान खोल के रखिएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वरना लड़का कहता है कि सब अच्छा मारे हैं, रिजल्ट गड़बड़ हुआ था। आपके वो थोड़ी देख रहा है कि कौन जो किसका फोन आ रहा है तुम्हारा, उसको बोलना फोन आएगा तो नंबर यहाँ लिख देंगे हम। कौन दोआब हो गया ये बताइए, सबसे नीचे वाला कौन सा? ये
किसके ऊपर? क्या आपके फिजिकल नक्शा में दबाव दिया है रचना दबाव? हाँ नहीं दिया, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिजिकली देख लिए। आप में से फिजिकल नक्शा में लाइव वाले सब लोग देख के बताएं और एप्लीकेशन वाले कि पंजाब में कितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में कितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, नहीं है पंजाब में पहाड़। पंजाब में एक भी पहाड़ नहीं है। पंजाब कैसा एरिया है? मैदानी एरिया, मैदानी है। वहाँ खेती वगैरह के लिए बहुत अच्छा जगह है। वहाँ के किसान बहुत ही संपन्न है, यूपी बिहार के किसान से बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर क्या चीज लागू है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी लागू है। एमएसपी मतलब होता है कि आपके गेहूं की एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी गई, चावल की मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी गई, उसके नीचे वहां कोई नहीं खरीद सकता है। और बिहार में किसान की मजबूरी देख लेगा तो फ्री में उठा लाएगा। तो ये वहां का किसान बड़ा संपन्न है। दूसरा कि वहां के किसान लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करते हैं, मशीनरीज का यूज ज्यादा करते हैं। यूपी बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बहुत कम है। तो हम लोग के यहाँ आज भी थोड़ा कृषि का उतना विकास देखने को नहीं मिला जितना पंजाब वगैरह में हुआ है। अब हम लोग पॉलिटिकल नक्शा में आए पंजाब पे। पंजाब का सबसे ऊपर का एरिया पठानकोट, पॉलिटिकल में देखिए, इधर देखो, हमारा सबसे ऊपर का चीज यहाँ है ना, कि पेट हमारा सबसे ऊपर है, यहाँ खोज रहा है। सबसे ऊपर बोले हैं बकलोलवा, सबसे ऊपर का मतलब इधर देखो, सबसे ऊपर मतलब हचाक से एकदम यहाँ पे दिखा कि नहीं? अभी तक उसको नहीं मिला। कहाँ है? लगा लगा ना आप लोग लाइव वाले, आप लोग देखिए सबसे ऊपर में होगा। हजारीबाग में बतिया कौन जी रहे हैं आप लोग? लगा दिए? कौन सा जगह? पठानकोट। भारतीय सेना का बेस कहां पर है? एयरफोर्स का है, सेना का नहीं है। किसका है? एयरफोर्स। पठानकोट एयरबेस पर एक बार हमला हो गया था। क्या हो गया था? हमला हो गया था, घुस करके वहां पे हो गया था। अल्प बुद्धि वाले लोग, इतिहास में आप हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भी इतिहास में बड़ी मतलब उठपटाएंगे। कहा जाता है कि इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। अगर इतिहास को आप ध्यान से देखेंगे ना तो यही बात है। इतिहास से हमने ये सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ भी नहीं सीखता है। इतिहास गवाह है कि जब जब आप कभी किसी शक्तिशाली पर हमला करेंगे तो आपको बहुत बुरी तरह से थूर देगा, बहुत बुरी तरह से। एग्जाम्पल उठाइए, सद्दाम हुसैन से, अमेरिका से लड़ने गए थे, कब्रिस्तान चले गए। मोहम्मद गद्दाफी लीबिया में शेर बने थे, जॉर्ज बुश को कुत्ता बोल दिए थे, चल गए। म्यांमार में रोहिंग्या, म्यांमार की रोहिंग्या जो आए थे सब, तो रोहिंग्या को म्यांमार की फौज ने 2-3 रोहिंग्या को गोली मार दिया था किसी मैटर को लेकर। तो फौज चलती है तो भैया काउंटर फायर हो जाता है, हमारे हर जगह पे से। अमेरिका में भी काउंटर फायर हो जाता है। इवन हिंदुस्तान की फौज इतनी संयम रखती है पत्थर वगैरह से भी, लेकिन पिछली बार फौज ने भी कहा था कि हमारे काउंटर फायर में तो आतंकवादी को मारने के चक्कर में एक सिविलियन को गोली लग गई, तो जानबूझ के थोड़े मारा। लेकिन ना, रोहिंग्या है, हम जाके घुस के बम मार दिए कहां पे? कैंप में। बाकी जब आर्मी उठी तो साफ। तो जब जब आप इतिहास से याद रखिएगा, आपके पड़ोस में भी, आपके समाज में भी कोई बहुत पावरफुल आदमी होगा जो आपको बार बार किसी मैटर पे पिन मारता होगा कि आप उतावला हो कि उस पर कुछ बोल दीजिए, और जहां कुछ बोलेंगे, जहां कुछ करेंगे, आपको अच्छा से कचर के थूर देगा। समझ में आ गया? इसलिए जब तक आप पावरफुल नहीं हो जाते तब तक आप उसका गाली भी बर्दाश्त कीजिए। सबके साथ होता है, हम लोग का भी साथ में हुआ था। हम लोग को भी बहुत, कोई राजा के घर में हम लोग भी जन्म नहीं लिए हैं, मिडिल फैमिली सबकी रहती है। तो अगल बगल के पड़ोस में हम लोग को भी कुछ लोग मतलब दबा के रखते थे। अब तो नहीं दाबे, क्रायोनिक इंजन लगा के पहुंचा देंगे ऊपर, अंतरिक्ष की यात्रा करो हम। तो हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप कामयाब नहीं हुए, जब तक पावरफुल नहीं है, आपको लाख उकसाया जाए कभी मत लड़िएगा, वरना बर्बाद हो जाएंगे। यही वजह है कि अंग्रेज इस चीज को भली भांति जानते थे। इसलिए जितने गरम दल के नेता थे वो देश प्रेमी थे, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन उनके आंदोलन को बड़ी जल्दी दबा दिया गया। चाहे वो भगत सिंह हो गए,
सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, कोई भी हो गए, चंद्रशेखर आजाद से किसी को भी ले लीजिए, खुदीराम बोस को, ये देश प्रेमी थे, सब कुछ था इनमें, कोई चीज की कमी ही नहीं थी। इवन कि आप कहेंगे कि नरम दल वालों से ज्यादा देश प्रेमी, लेकिन उनको किस तरह दबा दिया गया, बहुत जल्दी दबा दिया गया। बस यही हो जाता है कहीं भी। नरम दल वाले को दबाया गया, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सब जेल हो जाता था तो फिर चला था। सरदार पटेल को कौन छुआ? सरदार पटेल स्वाभाविक मृत्यु से मरे थे 1950 आजादी के बाद। किसमें कंफ्यूजन है इसको? सरदार पटेल नहीं जान रहा है सरदार पटेल को? बस वही हो जाता है। देखो यहां से वो लोग क्या किए, पठानकोट हमला करेंगे, कोई बात नहीं, करो, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, शांत हो गया। हमारे पुलवामा में बैठे भाइयों के ऊपर जो बेचारे बस से जा रहे थे, बम ले आके मार दिए यहां पर। अरे हमें तकलीफ है इस बात पे कि हमारे फौजी भाई हमें छोड़ के गए, लेकिन किसी को ये लगता है कि हमारे किसी फौजी के ऊपर बम चला के वो भारत को हरा देंगे। अजब हाल है। इधर से एयर स्ट्राइक हो गया, वो बैला अभी भी नहीं सुधरा है, वो फिर कहीं चिटपुटिया फोड़ के जाएगा। अब पता चला इस बार कहीं इस्लामाबाद पे मत हो जाए कुछ। तो इतिहास से ये सीखिएगा कि कभी मत उकसिएगा। भारत इस चीज को सीखता है, इसलिए गलवान घाटी में हम लोग चाइना में घुस के उसको थूर के पीट दिए थे। चाहते तो वहां से आगे हमला कर सकते थे, और करते तो इनफैक्ट हम गलवान में जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट होता हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती। इसलिए देखिए बातचीत की दौर, अब बाप रे बाप 14 को मीटिंग होने के बाद फिर सेटलमेंट किया गया कि नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग समझदारी किए, चाइनों को पता है कि केवल एक ओर से अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होगी। लेकिन अगर गलवान वाला मैटर इधर हुआ रहता ना, यार मार दो इस सब का बस चलता तो कभी संसद में खड़ा होकर बोलता है ऐसा कि परमाणु बम मार देंगे। तो पठानकोट पे ये लोग क्या करा दिया था, हमला करा दिया। इनको क्या लगा कि हमारी एयरफोर्स अब खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। दिक्कत जानते क्या हुआ? पठानकोट पे खत्म करने के बाद पठानकोट के जस्ट पीछे यहाँ पे अंबाला, कौन सा है? अंबाला। अभी अंबाला आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हरियाणा के पास इस साइड में थोड़ी दूर पे राफेल को वहां ले आके लगा दिया गया। अब आओ वहां पर, तो पठानकोट एयरबेस पर हमला किसकी ओर से किया गया था? पाकिस्तानियों की। उस अंबाला से नीचे पठानकोट से नीचे उतरी अमृतसर, गुरदासपुर और अमृतसर मिल गया। इस साइड एकदम पाकिस्तान की ओर मिलेगा, अमृतसर मिल गया। अमृतसर मिला कि नहीं मिला जी? नहीं मिला। अमृतसर धार्मिक जगह है। कौन सा जगह है? धार्मिक जगह है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो वहां झंडा लगेगा कि नहीं मिलेगा? लाल रंग है, ब्लू कलर का झंडा कहां पर? अमृतसर में। अमृतसर क्या है कि एक तालाब बनाया गया था 500 बीघा में। कितना बीघा में? 500। चौथे गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दिया 500 बीघा। और किस लिए जमीन दिया? तालाब बनाने के लिए। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब। तो वो सरोवर बनाने के लिए, तालाब बनाने का जमीन दिया चौथे गुरु रामदास को। तो उन्होंने क्या बनाया? अमृतसर नाम का एक तालाब बनाया, और इस तालाब के अंदर एक मंदिर बनाया जिसका नाम रखा हर मंदिर। क्या बना? हर मंदिर। तो हर मंदिर, और जब ये मंदिर बन गया तो ऐसा कहा गया कि अब इसका जो तालाब का जो पानी है वो अमृत के समान हो गया। जैसे गंगा जल लोग पवित्र मानते हैं, मुसलमान आबे जमजम को पवित्र मानता है, उसके लिए वही गंगा जल है। तो सिख लोग के लिए ये अमृतसर का पानी है। तो अमृत हो गया, ये सरोवर क्या हो गया? अमृत हो गया। और इसके बीच में क्या बनाया गया? हर मंदिर। क्या बनाया गया? हरि मंदिर, मतलब गुरु का मंदिर। हर मंदिर क्या बन गया? ये हर मंदिर बन गया। आगे जाकर राजा रणजीत सिंह ने इस हर मंदिर के ऊपर सोने की परत चढ़वा दी, तो हो गया स्वर्ण मंदिर। क्या हो गया? स्वर्ण। तो भैया अमृतसर जो आप देख रहे हैं ये शहर है, वो अमृतसर बाद में इस सरोवर के किनारे 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 पूरा शहर बस गया, जिसका नाम क्या हो गया? अमृतसर। बट अमृतसर बेसिकली क्या था? सरोवर। कितने बीघे में? 500 बीघा में खोदवा के तालाब नहीं बनवा दिया गया। मान के चलिए आप ही को 2 बीघा जमीन है तो 2 बीघा हवा लेके तालाब खोदवा दीजिएगा। 2 बीघा में तालाब खोदवाना है तो साइड से मार्जिन दीजिएगा कि नहीं, कि मार 2 बीघा खोद दे, बगल वाले का खेत ढह जाए तालाब में।
एकदम एक्यूरेट नहीं ना होता है भाई, एक डिजाइनिंग बनानी पड़ती है उसके लिए, तो वो उसी लिए जमीन दिया गया था। इसमें तो अमृतसर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अमृतसर में एक बहुत बड़ा अप्रिय घटना हो गई थी 1984 में। देखिए 1971 में पाकिस्तान का एक राज्य था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान।